हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से कॉमर्स कैंप यूट्यूब चैनल पे। आइए आज बात करते हैं हम लोग क्लास 12th के लास्ट चैप्टर के बारे में। आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने कुछ दिन एक दो दिन पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस उसके ऊपर आपके बीच शेयर किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर को फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी को खासकर साथ में लेके चलना पड़ रहा है। तो मार्केटिंग के जस्ट बाद अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आपके बीच कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला पोर्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम आपके बीच में विथ फॉर्मेट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पता होगा, कैश जो फ्लो होता है, कैश का जो फ्लो होता है वो तीन हेड से होके होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बात की हुई है लास्ट वीडियोस में। अभी हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो इस वीडियो में इसी में हम लोग डायरेक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे और इनडायरेक्ट के बारे में भी हो सके तो बात कर लेंगे, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें डायरेक्ट मेथड में आप देखे होंगे सीधा सीधा बात है। देखो सामान्यतया होता क्या है कि डायरेक्ट बहुत आसान लगता है लोगों को और होता भी है आसान, बट ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ये बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? बिहार बोर्ड में आपको डायरेक्ट मेथड भी पढ़ना है और इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो होगा आपका इस मेथड के ऊपर, डायरेक्ट मेथड के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए। एक साधारण सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी है, वो पड़ोसी जो है आपके देखने में लग रहा है उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसका धंधा, उसका फल फूल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो वो कल को प्रॉपर्टी खरीदता है, कार खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है, अच्छा मेंटेनेंस में रहता है, घर को थोड़ा ऊंचा बनाता है। तो आप देख के लग रहा है आपको कि ये भैया ये बिजनेस कर रहा है, यहां से इसको पैसा आ रहा है। क्लियर? कोई भी देख के कह देगा कि पैसा इसको डायरेक्ट, इसका सोर्स जो है वो ये है, इस सोर्स से इसको पैसा आ रहा है। और दूसरा पड़ोसी आपके घर के बगल में है, मान लेते हैं, जो कुछ नहीं करता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, घर पे रहता है और विशेष उसका कोई खास रूटीन नहीं है, लेकिन वो भी उसी तरह का मेंटेनेंस करता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल रही है कि उसके पास आखिर कैश आ कहां से रहा है। तो यही एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। पहला वाला जो पड़ोसी है, नेबर फर्स्ट, उसके बारे में आप डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कमा रहा है इसलिए मेंटेन कर रहा है। और दूसरा वाला जो है उसके वो भी कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कर्ज ले, लेकिन उसका आपको इनडायरेक्टली सोर्स पता चलेगा। तो इनडायरेक्ट मेथड छुपा हुआ होता है, उसमें आपको जो है ये जैसे होता है ना, सर से लेके पांव तक, फिर होता है पांव से लेके सर तक। हम लोग बचपन में वो 100 तक पढ़ते थे, 1 to 100, फिर 100 से 1 आते थे, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके पढ़ते थे। वो उल्टा होता है। तो वहां उल्टी इनडायरेक्ट मेथड जो है वो थोड़ा सा घुमा करके, ट्विस्टेड करके देता है, इसीलिए उसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो उस पर बात करने से पहले चलिए आइए आज डायरेक्ट मेथड के बारे में समझते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है? इसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड दिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स को ले लेंगे। सीधा सीधा समझना है कि हमको कैश कहां कहां से आ रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि ये चैप्टर जो है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है। किस बेसिस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पे। तो हमको सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम्स को देखना है, नॉन कैश आइटम्स को हमको इग्नोर करके चलना है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैश फ्लो बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, या जो भी कैश बेसिस पे चीजें आप तैयार करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के चीजों को ही आप ध्यान में रखेंगे, नॉन कैश आइटम्स को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जस्ट इग्नोर, है ना। तो ये हो गया ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स। उसके बाद आता है कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या है भैया? देखिए, सबसे पहले तो कैश सेल आएगा, हमने क्या बेचा, गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी गुड्स की बिजनेस है तो गुड्स देंगे, सर्विस से है तो सर्विस बेचेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विस सेल करती है। तो कैश सेल्स हमारा जो होगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर कैश रेसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से हमको जो कैश मिला है इस पर्टिकुलर पीरियड में। आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, तो हमको कितना मिला इस पर्टिकुलर पीरियड में डेटर से। डेटर हमको पैसा दिया, मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख का डेटर था और अब हमारे पास 40,000 का डेटर है। तो सिंपल सी बात है, 20,000 का 60,000 का डेटर हमको कैश पेमेंट कर दिया है, वही चीज है। तो कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर हो गया, यहाँ पे लिख दिए। देखिए ये सब आइटम है, इमेजिन अमाउंट है, इसलिए हमने कुछ उसमें लिखा नहीं है। ट्रेडिंग कमीशन रिसिप्ट, मान लीजिए कि हम बिजनेस करते हैं
और सर्विस देते हैं लोगों को और बदले में हमको कमीशन मिलता है। तो रियल एस्टेट वगैरह में खासकर ये चीजें होती हैं, तो हमको वहां से कुछ ट्रेडिंग कमीशन रिसीव हुआ। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद रॉयल्टी रिसीप्ट, हमने कहीं से हमको रॉयल्टी आ रहा है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, रॉयल्टी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। तो रॉयल्टी आया तो ये आपका हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा। अब इन चारों को ऐड करके हमने निकाल लिया ग्रॉस कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ग्रॉस कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हमने यहां से लेकर के और यहां ट्रांसफर कर दिया इस साइड। ठीक है, अब आते हैं सर, ये तो हमने ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट किया ना, ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमको इतना कैश रिसीव हुआ है। और पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हमको प्रॉफिट लॉस फलाना ढिमकाना से मतलब नहीं, हमको ये देखना है कैश कितना आया कैश कितना गया, बस जस्ट। ठीक है, उसका आता है अब इसमें कैश परचेजेस, क्या होगा कैश परचेजेस, क्या क्या कहाँ कहाँ कैश परचेज किए हैं, उससे हमको आउटफ्लो हो गया। तो ये आउटफ्लो का चीज है, लेस करेंगे। देखिए अकाउंटिंग में आप जो लेस करते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में रखा कीजिए। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पेमेंट किए उसको यहाँ लिख देंगे। कैश पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को यहाँ लिख देंगे। कैश पेड टू अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब इससे प्लस में से जो है, इसमें से जो माइनस करके हमको आया, मान लीजिए यहाँ पे जो टोटल माइनस किया इसको मिटा देते हैं, तो ये जो निकल के आया ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया। इसके बाद अगर कुछ नहीं होगा, इनकम टैक्स वगैरह नहीं होगा, तो यही हमारा कैश फ्लो हो जाएगा। समझ गया, चलिए। तो यहाँ पे आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट में क्लियरली दिखा हुआ, आप बुक में भी देख सकते हैं। लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स जो पे करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे तो इनकम टैक्स को ऑपरेटिंग में ही डाल देते हैं, क्योंकि मेन इनकम का जरिया ऑपरेटिंग ही होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड कर दिए, तो उसमें भी देखिए एक पेज आता है नेट टैक्स पेड, टोटल पेड माइनस रिफंड। जब आप में से अपने फादर से पूछिएगा, खास करके अगर आपके फादर या अगर आप स्टूडेंट है तो अपने फादर से पूछिएगा, और अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप खुद समझिएगा इस चीज को। एग्जैक्टली अगर आप जो टैक्स पे करते हैं ना, तो उसमें से टाइम पे और रेगुलरली आप टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ टैक्स रिफंड भी देती है। ठीक है, तो टैक्स रिफंड बहुत सारे हेड से होकर गुजरता है, बहुत सारे कारणों से टैक्स रिफंड होता है, उसका अलग अलग सीक्वेंस है, उस पर वीडियो बनाने चले तो फिर एक वीडियो उस पर भी हो जाएगा। तो टैक्स रिफंड जो होता है, मान लीजिए हमने 50,000 टैक्स पे किया और हमको 20,000 रिफंड आ गया, तो हम तो नेट 30,000 ही पे किए ना, तो यहाँ पर हमको नेट लिखना है। क्या लिखना है? नेट लिखना है। गवर्नमेंट आपको टैक्स रिफंड भी कर देती है, ध्यान रखिएगा, तो वही टैक्स रिफंड इसमें से घटा देंगे। अब आएगा आपको कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, इसके नीचे अगर ये दोनों चीज नहीं है, तो हमारा यही कैश फ्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चूंकि पूरा फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं तो हमको पूरा फॉर्मेट डिस्कस करना होगा, तो यहाँ पर कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे आइएगा, तो ये आपका हो गया। उसके बाद है ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। अब इसमें देखिएगा इनकम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स क्या होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। जैसे मान लीजिए फ्लड हो गया, कुछ अर्थक्वेक्स वगैरह हो गया, इन सभी के रिलीफ के लिए फंड आता है। तो अगर फंड 50,000 आया और खर्चा हो गया 70,000, तो 20,000 हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होगा, अगर 50,000 आया और 40,000 खर्चा हुआ तो 10,000 इनकम बच गया, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो इनफ्लो है। क्या है? इनफ्लो है। और अगर 50,000 आया फंड और 70,000 खर्चा हो गया तो 20,000 एक्सपेंस हो गया, तो या तो ये होगा चाहे ये होगा, एक्सपेंस और इनकम में से कोई एक ही होगा। ठीक है, जैसे एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इसी तरह से अब जब सब कुछ कर लिया जाएगा, या तो ये होगा प्लस वाला आइटम होगा, इनकम होगा तो प्लस कर देंगे और एक्सपेंस होगा तो लेस कर देंगे। उसके बाद हमको निकल के आएगा फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या तो हम कैश यूज्ड मतलब जेब से लगा, ज्यादा आउटफ्लो हुआ और इनफ्लो कम हुआ, तो वो हो गया आपका आउटफ्लो। क्या हो गया? तो वहां पर लिखेंगे कैश यूज्ड। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? और अगर आपका इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो वही हो गया कैश यूज्ड, और आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज्यादा है तो कैश फ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे? कैश फ्लो। जनरली आपको कैश फ्लो ही आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन कभी कभी आपको यूज्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे? क्योंकि हम कैश बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां करते जाते हैं पता चल जाता है कि हमको ये हम डेफिसिट में चलेगा या कैश हमारा ज्यादा मतलब आउटफ्लो ज्यादा हो गया, इनफ्लो कम हुआ। तो एक छोटा सा ये फॉर्मेट था आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दो मेथड होता है,
बाकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत आसान है और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। असेंबल करेंगे तीनों को करने के बाद। तो आज हम लोग इसके इनडायरेक्ट मेथड को भी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का माजरा होता है, बाकी आपको किसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने को इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। मेन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही मिलता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लफड़ा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड हम लोग देखा ना, फॉर्मेट एकदम साफ सुथरे तरीके से। अभी इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट आपके सामने है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि हम प्रॉफिट से सारा चीज का इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हमारे पास में सेल वगैरह नहीं है और हम प्रॉफिट से पता करेंगे कि हम हमारा जो है वो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, ठीक है। बस तो चलिए सबसे पहले हम बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो नेट प्रॉफिट टैक्स पे करने से पहले का है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे करने से पहले का है, वो आपको वहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आइटम्स मैंने बोला है, नॉन कैश मतलब नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बस ये चार चीज को ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग जो होगा उसको रखेंगे, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को यहाँ एडजस्ट करेंगे। देखिए आपको मैं बता दूं, जितने भी आइटम्स आपको इसमें ऐड करने वाले हैं ना, इन सभी को हम लोग पीएल के डीआर साइड में जनरली देखते हैं। तो पीएल के डीआर साइड में अगर कोई चीज है, इसका मतलब है हमारे प्रॉफिट को उसने कम किया है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो समझ में आएगा, उस आइटम ने पीएल के प्रॉफिट लॉस को कम किया है। अगर डेबिट में है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कोई आइटम है जो आता है बार बार, तो प्रॉफिट लॉस को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ भी उसने प्रॉफिट लॉस को कम किया है। तो डिप्रेसिएशन हो गया पहला ऐड करने वाला। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, आप देखते होंगे फिक्स्ड एसेट पे डिप्रेसिएशन लगता है, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल नेचर का होता है, जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, उसका एमोटाइजेशन होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सबका। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, हमने बिजनेस शुरू करा, शुरू समय करने समय जो शुरुआती जो प्रारंभिक खर्च होता है उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसको भी ऐड कर देंगे। बच्चों का सवाल आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये हमारा नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश लॉस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होता है, इस पे इंटरेस्ट है आपका। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी आपको जाएगा। तो कुल मिला के आपको इसमें ऐड करने वाले आइटम 6-7 हो गए, इसको ऐड करके हमने यहाँ लिखा और ये सबको अमाउंट को जोड़ के यहाँ बार किया, इसको और इसको जोड़ के, ठीक है। अब जो है हमारा लेस करने वाला आइटम भी होगा, कुछ नॉन कैश इनकम भी होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होगा। ये जो था नॉन कैश एक्सपेंस था, नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट। डिविडेंड जो रिसीव किए वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को डाल देंगे, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डाल देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट को डाल देंगे, प्रॉफिट ऑन एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन यहाँ डाले हैं तो ऐड करने वाले में तो एप्रिसिएशन को कहाँ डालेंगे, लेस करने वाले में डालेंगे, सिंपल सी बात है। रेंटल इनकम्स वगैरह, अगर हमारा रेंटल इनकम कुछ है उसको भी हम नॉन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ये सब चीजें इसमें चली जाएगी, फॉर्मेट का हिस्सा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेशल, ये आपका फॉर्मेट का हिस्सा है, ठीक है, इसको लिख दिया हमने। अब जो हमारा यहाँ जो टोटल आपका पॉजिटिव बैलेंस है उसमें से नेगेटिव बैलेंस को हटा देंगे, तो हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जनरली आता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये आपका जो है ये बैलेंस आपको शो होगा प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड में। तो प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड में जो कुछ भी नॉन कैश आइटम्स है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं क्लास 11th में हम लोग, तो उसके डेबिट साइड में जो भी आइटम्स आता है सबको यहाँ नहीं ऐड करना है, उन्हीं आइटम्स को ऐड करना है जो नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग नेचर का सैलरी वगैरह इसमें है, देखिए तो सैलरी है नहीं ना, नहीं है, तो ये हो गया
आगे है। अब ये करने के बाद हमको निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, शुद्ध वर्क वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया। क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग का तो हमने डीलिंग कर लिया, नॉन ऑपरेटिंग का तो हमने सारा खेला जो था वो कर दिया। अब जो बचा हमारा इसमें ऐड क्या होगा, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। बच्चों का सवाल होता है कि इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी क्यों सर? अगर हम माल उधार खरीदते हैं, क्रेडिटर बढ़ता है, तो हमारा बिजनेस में कैश, मान लीजिए कि हमारे पास पहले 1 लाख लोन है, अब हम 1.5 लाख 2 लाख रुपया और लोन ले लिए, तो हमारे पास लोन लायबिलिटी बढ़ा, करेंट लायबिलिटी बढ़ा, तो हमारे पास 2 लाख रुपया कैश इनफ्लो भी तो हुआ, तो इनफ्लो को ऐड करेंगे। डिक्रीज इन करेंट एसेट, अगर हमारा डेटर घट गया या हमारा स्टॉक घट गया या हमारे पास कोई करंट एसेट था वो घट गया, इसका मतलब ये माना जाता है, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाता है कि हमने उसको सेल कर दिया या हमने उससे पैसा रिसीव कर लिया। डेटर अगर 1 लाख का है, 50,000 बच गया, तो 50,000 वो हमने पैसा दे दिया उसने हमको, तो हमारे लिए इनफ्लो है, कैश का इनफ्लो है। हम तो सिर्फ कैश एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ओनली कैश एस्पेक्ट्स टू बी ओवरव्यूड हियर, ओनली नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमने कैश इंक्रीज कर लिया। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट है तो करंट एसेट में क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, स्टॉक आता है, डेटर आता है, बिल रिसीवेबल आता है। तो ये सब घटने का मतलब है कि हमारा कैश इनफ्लो हुआ है, यानी कि बढ़ा है कैश, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी घट रहा है, यानी कि हमने पेमेंट कर दिया, हमारा लोन था 3 लाख, हमने उसमें लोन अब मेरा 1 लाख बच गया, तो 2 लाख हमने पेमेंट कर दिया, तो हमारा आउटफ्लो हो गया, और आउटफ्लो को हम सब जानते हैं कि घटाते हैं, इसलिए उसको लेस किया गया। और इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ रहा है, तो करंट एसेट अगर हमारा बढ़ रहा है जो कि कैश के एक्सक्लूड करके, कैश के अलावा और कोई करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये सब ये बढ़ने वाला आइटम है, ये घटने वाला आइटम। इसको करने के बाद फाइनली हमारे पास में ये बैलेंस आएगा, उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं भैया, हाँ। उसके बाद हमारा इनकम टैक्स पे कर देंगे, ये हमारा इनकम टैक्स हो गया, इसको पे कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट था। आप क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको फॉर्मेट अगर ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चंस में आपको कहीं भी एरर नहीं मिलेगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। फॉर्मेट को बढ़िया से देखिए, समझिए, एनसीईआरटी हो, टीएस अग्रवाल हो, सिद्दीकी साहब की किताब हो, किसी भी किताब से आप उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, और आपको 100% इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, मुझे जहां तक आशा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने जानने वालों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने नहीं किया होगा तो, बेल आइकन को हिट कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। धन्यवाद, ताकि हमारा मोटिव बनता रहे और हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।